जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद एके में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सितंबर माह की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही 2022 की इम्पोर्टेंट बाकी महीने की करंट अफेयर को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स और सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना कीमती सुझाव ज़रूर शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दें और इस तरह की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला चैप्टर है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें पहले हम द्रौपदी मुर्मू, देश की नई राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति। इसका संक्षिप्त परिचय। राज्यसभा हेतु 4 नए सदस्यों का मनोनयन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अब कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं, इसके बारे में भी चर्चा की है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022, इसके बारे में भी दिया है। पद पर रहते हुए विवाह करने वाले भगवंत मान तीसरे मुख्यमंत्री हैं। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में होंगे। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में 200 करोड़ खुराकों का बिंदु भारत ने पार किया। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ साथ अब गोमूत्र भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। 35 वर्ष की सेवा के पश्चात INS सिंधु ध्वज नौसेना की सेवा से मुक्त हुआ है। पिछले वर्ष 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग कर विदेशी नागरिकता ली है। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक सुनहरा पन्ना उस समय जुड़ गया जब एक आदिवासी समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। पहली बार स्वतंत्र भारत में जन्मी एक महिला ने देश के शीर्ष संवैधानिक पद की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई 2022 को संपन्न 16वें चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की उम्मीदवार रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को बहुमत से पराजित किया। इस चुनाव के तहत मतगणना 21 जुलाई को संपन्न हुई थी तथा उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए थे। राष्ट्रपति पद के लिए यह 16वां चुनाव था। तथापि राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली वह 15वीं व्यक्ति हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार इस पद हेतु निर्वाचित हुए थे। श्रीमती मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ 25 जुलाई 2022 को ग्रहण की। गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। आज़ादी के 75 वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान चुनाव जीतकर आदिवासी समुदाय की 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रथम नागरिक बनने के साथ साथ तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर बनकर सबसे कम उम्र की देश में इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने का श्रेय भी प्राप्त किया है। इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। पहली उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू और दूसरे श्री यशवंत सिन्हा थे। श्रीमती मुर्मू के निर्वाचक मंडल में 2824 सदस्य थे, जिनका मत मूल्य 6,76,803 तथा श्री यशवंत सिन्हा के निर्वाचक मंडल में 1877 सदस्य थे, जिनका मत मूल्य 3,80,177 प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल पड़े वैध मतों का 64.03% द्रौपदी मुर्मू को और 35.97% श्री यशवंत सिन्हा को प्राप्त हुआ था। निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 540 सांसद, 2884 विधायक सहित कुल 2824 सदस्यों ने श्रीमती मुर्मू के पक्ष में मतदान किया, जबकि श्री सिन्हा के पक्ष में मत डालने वाले 1877 सदस्यों में से 208 सांसद थे और 1669 विधायक शामिल रहे। NDA के दावे के अनुसार विपक्ष के 17 सांसद और 126 विधायकों ने श्रीमती मुर्मू को जिताने के लिए पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग इस चुनाव में की।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस चुनाव में प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से मत मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड व सिक्किम में खाता ही नहीं खुला, यानी उन्हें यहां से एक भी मत प्राप्त नहीं हुए हैं। केरल जहां एनडीए का एक भी विधायक नहीं है, वहां भी एक विधायक ने श्रीमती मुर्मू के पक्ष में मत दिया है। निर्वाचक मंडल में 53 सदस्यों के मतगणना में अवैध घोषित हुए, जब इनमें से 15 संसद के, 5-5 पंजाब व मध्य प्रदेश के तथा 4-4 दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के निर्वाचक थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3, बिहार के 2, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, मेघालय, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी के एक निर्वाचक के मत अवैध घोषित किए गए। तेरह राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों में एक भी मत अवैध घोषित नहीं किया। इनमें से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम व त्रिपुरा शामिल हैं। आइए यहाँ पर भारत के सभी 15 राष्ट्रपति के नाम और उनका कार्यकाल दिया हुआ है, जिसमें पहले राष्ट्रपति 2 मई 1952 को नियुक्त हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नियुक्त हुए थे 1957 में। इसके बाद तीसरे राष्ट्रपति 7 मई 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने। चौथे राष्ट्रपति 6 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन। पांचवें राष्ट्रपति 16 अगस्त 1969 को वीवी गिरी। छठवें राष्ट्रपति 17 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद। सातवें राष्ट्रपति 6 अगस्त 1977 को एन संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आठवें राष्ट्रपति 12 जुलाई 1982 को ज्ञानी जैल सिंह नियुक्त किए गए। नौवें राष्ट्रपति 13 जुलाई 1987 को आर वेंकटरमन। 13 जुलाई 1992 शंकर दयाल शर्मा। 14 जुलाई 1997 11वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण बने। 12वें राष्ट्रपति 15 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे। 19 जुलाई 2007 को 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा डी पाटिल जी राष्ट्रपति बनी और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 13वें राष्ट्रपति 19 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी बने। 14वें राष्ट्रपति 19 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी बने और 15वें राष्ट्रपति 17 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी रहे। और द्रौपदी मुर्मू जी 18 जुलाई 2022 को भारत की 16वीं राष्ट्रपति नियुक्त की। व्यक्ति के तौर पर यह 15वीं तथा राष्ट्रपति पद के तौर पर यह 16वीं राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। यहाँ पर इनका संक्षिप्त परिचय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का दिया गया है। राष्ट्रपति के 16वें चुनाव में निर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस पद को सुशोभित करने वाली 15वीं व्यक्ति हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने जाने के कारण इन दोनों क्रमों में एक का अंतर आ जाता है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। उनके पिता बिरांची नारायण दास टुडू व दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे थे। बचपन में अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भुवनेश्वर स्थित रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। उसके पश्चात उड़ीसा में विद्युत विभाग में 1979 से 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया। उड़ीसा में ही रायरंगपुर स्थित अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में शिक्षिका के रूप में 1997 तक काम किया। 1997 में भाजपा में शामिल होने के पश्चात उसी वर्ष रायरंगपुर में ही पहली बार नगर पंचायत हेतु पार्षद चुनी गई। रायरंगपुर में ही उपाध्यक्ष भी वह बनी और 2000 में रायरंगपुर से ही प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचन के पश्चात 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री
के रूप में कार्य किया। साथ ही 2002 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य किया। विधानसभा की सदस्यता के दौरान सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार 2007 में प्राप्त किया। 2015 में केंद्र की एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान 2014 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया तथा जुलाई 2021 तक वह इस पद पर रहीं। जुलाई 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2022 में उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इन्हें प्राप्त मतों से यह स्पष्ट है कि एनडीए के अतिरिक्त विपक्षी दलों के मत भी इस चुनाव के लिए इन्हें प्राप्त हुए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पारिवारिक जीवन दुखों से भरा ही रहा। इनका विवाह श्यामचरण मुर्मू के साथ 1976 में हुआ, किंतु इनके पति का निधन 2014 में हो गया था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री में दोनों पुत्रों का निधन हो चुका है। इनकी एकमात्र पुत्री इतिश्री मुर्मू एक बैंक कर्मी है। अब हमारा नया टॉपिक है राज्यसभा हेतु 4 नए सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन के जरिए भरी जाने वाली 12 सीटों में से 7 सीटें अप्रैल 2022 से रिक्त चल रही थीं। इनमें से 4 सीटों के लिए सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2022 को किया है। इनमें जानी मानी धाविका पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, कहानीकार व फिल्म निर्देशक वी विजेंद्र प्रसाद गारू तथा धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं। मंत्रिमंडल की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा यह मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। इनके मनोनयन के पश्चात राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या 9 हो गई है तथा अभी भी ऐसे 3 स्थान सदन में रिक्त हैं। राज्यसभा में 5 अन्य मनोनीत सदस्य सर्वश्री रामसकल, राकेश सिन्हा, महेश जेठ मलानी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, श्रीमती सोनल मानसिंह हैं। नए मनोनीत किए गए सदस्यों में पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ सेकंड के 9वें भाग से पदक से वंचित रहने के बाद विशेष ख्याति अर्जित की। पीटी उषा ने बाद में एशियाई खेलों, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप आदि में अनेक स्वर्ण पदक जीते थे। इनकी इन उपलब्धियों को देखते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी व आईआईटी कानपुर ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1983 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1985 में इन्हें पद्मश्री, अतिरिक्त पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। आइए विजेंद्र गारू के बारे में देखते हैं। विजेंद्र गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए हैं। बजरंगी भाईजान, बाहुबली, RRR, राउडी राठौर, मार्शल, तब मणिकर्णिका, क्वीन ऑफ झांसी जैसी फिल्मों के कहानीकार ने अर्धांगिनी, श्रीवल्ली व रांझना आदि फिल्मों का निर्देशन भी श्री विजेंद्र प्रसाद गारू जी ने किया है। मुख्यतः तेलुगु व कन्नड़ फिल्मों से संबद्ध रहे श्री विजेंद्र गारू सिनेमा जगत के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा की गणना देश के महान संगीतकारों में होती है। 1400 से अधिक तमिल व तेलुगु फिल्मों के लगभग 7000 गानों के लिए संगीत दे चुके इलैयाराजा को सिनेमा जगत के 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अतिरिक्त संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2010 में इन्हें पद्मश्री और 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मेजुनाथ स्वामी मंदिर के आनुवंशिक ट्रस्टी व धर्माधिकारी हैं। दिगंबर जैन समुदाय के होने के बावजूद हिंदू समुदाय में अनेक मंदिरों में भी वे ट्रस्टी हैं। कला व संस्कृति के प्रचार में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न अन्य पुरस्कारों के अतिरिक्त कर्नाटक राज्य 2009 में मिला है, पद्म भूषण 2000 में प्राप्त किया और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं राज्यसभा के अन्य मनोनीत सदस्य कौन कौन से हैं। राज्यसभा के अन्य सदस्य हैं रामसकल, जिन्हें 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2024 के लिए नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं राकेश सिन्हा,
जो राजनीति के क्षेत्र से हैं, 14 जुलाई 2018 से इन्हें भी 13 जुलाई 2024 तक नियुक्त किया है। डॉक्टर सोनल मान सिंह को भी 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2024 तक के लिए नियुक्त किया गया है। विधि के क्षेत्र से रंजन गोगोई को मनोनीत किया है 19 मार्च 2020 से 18 मार्च 2026 तक के लिए। महेश जेठमलानी ये भी विधि के क्षेत्र में हैं और इनको मनोनीत किया है 2 जून 2021 से 13 जुलाई 2024 तक। पीटी उषा का कार्यकाल 7 जुलाई 2022 से 6 जुलाई 2028 तक है। यह खेल के क्षेत्र से संबंधित है। इलैया राजा संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। 7 जुलाई 2022 से 6 जुलाई 2028 तक इनका कार्यकाल है। बी विजेंद्र प्रसाद गारू कला के क्षेत्र से और वीरेंद्र हेगड़े धर्म के क्षेत्र से संबंधित हैं। यह भी 7 जुलाई 2022 से 6 जुलाई 2028 तक के कार्यकाल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अब कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 135 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार जुलाई 2022 में हुआ जब इस सदन में देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। प्रदेश के इस सदन में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह को 6 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। विधान परिषद में 1977 से 1979 तथा 1979 से 1980 को छोड़कर सदन के नेता का पद कांग्रेस के पास ही रहा है। 1989 के पश्चात प्रदेश में कांग्रेस के जनाधार कम होते गए। 2022 में प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात अब इस सदन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं है। 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में सर्वाधिक भाजपा के हैं। वहीं दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी जिसकी संख्या 6 जुलाई के पश्चात 9 रह गई है, जो पार्टी के इतिहास में विधान परिषद में अब तक सबसे कम है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता का पद भी समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल गया है। विपक्षी दल की मान्यता के लिए दल के सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% होना चाहिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के श्री लाल बिहारी यादव, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त था, यह दर्जा भी 6 जुलाई के पश्चात समाप्त हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में 73 सदस्य भाजपा के पार्टी के इतिहास में अब तक सर्वोच्च संख्या है। बसपा का भी अब केवल एक ही सदस्य सदन में है, जिसका कार्यकाल 5 मई 2024 तक है। इस प्रकार कोई अन्य सदस्य निर्वाचित न होने की स्थिति में इस तिथि के पश्चात बसपा का भी कोई सदस्य इस सदन में नहीं होगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022 महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, चिकित्सकीय व प्रबंधन संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2022 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऐसी रैंकिंग विगत 7 वर्षों से कराई जाती है। इंडिया रैंकिंग 2022 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के तहत 11 विभिन्न श्रेणियों विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला एवं विधि संस्थानों में निर्धारित की गई। अनुसंधान संस्थानों को पिछले वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों को यह ऑल इंडिया रैंकिंग निम्नलिखित 5 विभिन्न मानकों के आधार पर प्रदान की गई है। उनके भारांश बताए गए हैं। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP यह 30%, ग्रेजुएशन आउटकम 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% तथा परसेप्शन 10%। इंडिया रैंकिंग 2022 में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब इस देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान IIT मद्रास को घोषित किया है। ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इस वर्ष भी प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व 2021, 2020 और 2019 की रैंकिंग में भी यह दूसरे स्थान पर था। 2018 में
ओवरऑल श्रेणी में इसका पहला स्थान था। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि JNU दिल्ली व जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली को इस श्रेणी में दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज वर्ग में पहले स्थान पर है। जबकि दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज व चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज इस वर्ष भी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस का शीर्ष स्थान पिछले 6 वर्षों से लगातार बना हुआ है। कॉलेज की श्रेणी में इंडिया रैंकिंग 2021 में चौथा स्थान लोयोला कॉलेज चेन्नई व 5वां लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन नई दिल्ली का है। इंजीनियरिंग वर्ग में पहले स्थान में पहले सभी 8 स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के हैं। इस वर्ग में IIT मद्रास पहला, IIT दिल्ली दूसरा, IIT बम्बई तीसरे स्थान पर है। पिछले लगातार 3 वर्षों की इंडिया रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान इन्हीं के रहे हैं। फार्मेसी वर्ग में जामिया हमदर्द नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर है। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद इस वर्ष दूसरे स्थान, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तीसरे स्थान इस श्रेणी में इस वर्ष 5वां स्थान बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी का है। मैनेजमेंट वर्ग में IIM अहमदाबाद इस वर्ष पहले और IIM बेंगलुरु दूसरे, IIM कोलकाता तीसरे स्थान पर है। पिछले 2 वर्ष की इंडिया रैंकिंग में इस श्रेणी में पहले तीनों स्थान उन्हीं संस्थानों के थे। प्रबंधन वर्ग में पहले 7वां स्थान इस वर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थानों के हैं। वास्तुकला के संस्थानों के वर्ग में इस वर्ष IIT रुड़की पहले स्थान पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट को दूसरे स्थान पर और खड़गपुर तीसरे स्थान पर है। 2021 के इंडिया रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान इन्हीं के थे, यद्यपि इनका क्रम अलग था। विधि संस्थानों में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का पहला स्थान तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का दूसरा और सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे का तीसरा स्थान है। पिछले वर्ष 2021 की इंडिया रैंकिंग में भी पहले 2 स्थान इन्हीं के थे। मेडिकल संस्थानों में पहला स्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का, दूसरा PGI चंडीगढ़ और तीसरा स्थान क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का है। पिछले 3 वर्षों की इंडिया रैंकिंग में भी इस श्रेणी में पहले 3 स्थान इन्हीं के थे। दंत चिकित्सा महाविद्यालय में इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान इस वर्ष सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई और दूसरा और तीसरा स्थान मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी DDY पाटिल विद्यापीठ पुणे का है। अनुसंधान संस्थान की कैटेगरी में इस वर्ष पहला स्थान जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और वहीं अगले 2 स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली है। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात में होंगे। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में संपन्न हुए थे, जिसके पश्चात 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में प्रस्तावित थे। विभिन्न कारणों से इन खेलों का आयोजन टलता चला आ रहा है। इन खेलों का आयोजन अब गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को कराने की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने की। गुजरात में इन खेलों की स्पर्धाएं 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट व भावनगर में कराने की घोषणा की गई है। देश भर के लगभग 7,000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। पिछले 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। 36वां 2016 में गोवा में होना था, किंतु राज्य सरकार की असमर्थता के चलते इन्हें 2 बार टाला गया। 2020 में इन्हें कराने का निर्णय किया तथा 2020 में कोरोना महामारी के कारण इनका आयोजन न हो सका। इस वर्ष भी इन्हें आयोजित करने में गोवा की असमर्थता एवं गुजरात ओलंपिक संघ व गुजरात सरकार की सहमति के पश्चात भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने यह आयोजन गुजरात में करने की सहमति प्रदान की थी। पहला आयोजन राष्ट्रीय खेलों का 1924 में लाहौर में, दूसरा तीसरा भी
लाहौर में हुआ है 24, 26 और 28 में। पहले 3 लाहौर में हुए हैं। चौथा इलाहाबाद में। पांचवा मद्रास में 1932, 2 साल के गैप में हुए हैं। पांचवा मद्रास में, छठवां दिल्ली में, सातवां लाहौर, आठवां कलकत्ता, नौवां बम्बई, 10वां पटियाला, 11वां लाहौर, 12वां लाहौर, 13वां लखनऊ, 14वां मद्रास, 15वां जबलपुर, 16वां दिल्ली, 17वां पटियाला, 18 कटक, 19 दिल्ली, 20 जबलपुर, 21 कलकत्ता, 22 बेंगलोर। 1970 के कटक के 24वें राष्ट्रीय खेल के बाद यह गैप प्रति 2 वर्ष में नहीं हुआ है। 70 के बाद 79, 25वां 1979 में हुआ हैदराबाद में, फिर 85 दिल्ली में, 27वां 87 केरल में, 28वां 1994 पुणे में हुआ, 29वां 1997 बेंगलोर में, 30वां 1999 मणिपुर इम्फाल, 31वां 2001 पंजाब लुधियाना, 32वां 2002 हैदराबाद, 33 2007 गुवाहाटी, 34 2011 झारखंड रांची, 35वां हुआ है 2015 में केरल में और 36वां 2022 गुजरात में प्रस्तावित है। 1924 से 1938 तक इन खेलों को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ साथ अब गौमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार जुलाई 2020 में शुरू की गई गोधन न्याय योजना के तहत गाय की गोबर की खरीद पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद कर रही थी। इस योजना के तहत गोबर के साथ साथ गौमूत्र की खरीद भी सरकार ने 28 जुलाई 2022 से शुरू कर दी है। 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार हरेली के दिन गौमूत्र की खरीद शुरू की गई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले के 2 स्वावलंबी गौठानों में यह खरीद शुरू की गई। गौमूत्र की खरीद के लिए 4 रुपये प्रति लीटर न्यूनतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गौमूत्र का इस्तेमाल जीवामृत व कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार करने के लिए किया जाएगा। सिंधु ध्वज पनडुब्बी को 16 जुलाई 2022 को ससम्मान नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। पनडुब्बी के पूर्व कमांडिंग अफसरों में 15 इस अवसर पर विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में उपस्थित थे। नौसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता की उपस्थिति में सायं सूर्यास्त के समय पनडुब्बी के डिकमीशनिंग ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारा गया। सिंधु घोष क्लास की इस तत्कालीन सोवियत संघ निर्मित पनडुब्बी को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नौसेना के प्रयासों में शामिल रही यह पनडुब्बी नौसेना की अकेली ऐसी पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार के लिए CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया। दूसरे अध्याय पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख टॉपिक हैं भारत व पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान, श्रीलंका में भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे, रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति निर्वाचित, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का त्यागपत्र, मंकी पॉक्स के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक आपात स्थिति घोषित किया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या, 19वें राष्ट्रीय खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को, अमिताभ कांत G20 के आगामी शिखर सम्मेलन हेतु भारत के पूर्णकालिक शेरपा। अगला टॉपिक है I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में संपन्न, मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत से चिकित्सकीय दवाई की 7वीं खेप की आपूर्ति। हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 16वां दौर संपन्न। भारत व पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का आदान प्रदान। 31 मई 2018 को संपन्न एक द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत व पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में एक दूसरे के नागरिक, कैदियों व मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जुलाई 2022 को किया।
राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसी सूचियों का यह आदान प्रदान प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार, एक बार 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को किया जाता है। 1 जुलाई 2022 को भारत को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार इस समय 682 भारतीय पाकिस्तान जेलों में निरुद्ध हैं। इनमें 633 मछुआरे व 49 अन्य नागरिक हैं। भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 404 भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में बताई गई है। इनमें से 95 मछुआरे व 309 अन्य नागरिक हैं। पिछले वर्ष 1 जनवरी 2022 को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय 628 भारतीय नागरिक पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध थे, जिनमें से 577 मछुआरे व 51 अन्य नागरिक थे। भारत द्वारा 1 जनवरी 2022 को पाकिस्तान को सौंपी गई सूची के अनुसार उस समय भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानियों की संख्या 365, जिनमें 63 मछुआरे व 292 अन्य नागरिक थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान से असैन्य कैदियों, लापता भारतीय रक्षाकर्मियों और मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ जल्द रिहा करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही मछुआरों सहित 57 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने का भी आग्रह पाकिस्तान से किया है, जिसकी स्वदेश वापसी पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीयता की पुष्टि के अभाव में लंबित है। उल्लेखनीय है कि कैदियों की सूची के आदान प्रदान के अतिरिक्त अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी दोनों देशों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाता है। ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था। है श्रीलंका में भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भागे। नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को निर्वाचित किया है। अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए रानिल विक्रमसिंघे को ही नया राष्ट्रपति 20 जुलाई 2022 को चुना गया। 6 बार प्रधानमंत्री रहे विक्रमसिंघे का यह चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया गया। सामान्य व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा वहां किया जाता है, किंतु खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल व दवाओं आदि की अनुपलब्धता से गुस्साए लोगों के व्यापक प्रदर्शन से यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन पर भी गुस्साई भीड़ द्वारा किंतु खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, दवाओं आदि की अनुपलब्धता से गुस्साए लोगों के व्यापक प्रदर्शनों से यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन पर भी गुस्साई भीड़ द्वारा कब्जा कर लिए जाने के पश्चात राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई 2022 को सेना के जेट से देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके पश्चात विक्रमसिंघे, जिन्हें महिंदा राजपक्षे के त्यागपत्र के पश्चात 9 मई 2022 को ही प्रधानमंत्री चुना गया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ऐसे में नए राष्ट्रपति का चुनाव संसद में ही कराया गया। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के रानिल विक्रमसिंघे के अतिरिक्त श्रीलंका पोडाजुना पेरामुना के नेता दुल्लास अल्हा पेरुमा व जनता विमुक्ति पेरामुना जेवीपी के अनुराग कुमार दिसानायके के इस चुनाव में उम्मीदवार थे। 225 सदस्यीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 मत इस चुनाव में प्राप्त हुए, जबकि एसएलपीपी के अल्हा पेरुमा को 82 तथा अनुराग दिसानायके को 3 मत ही मिले। 2 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जबकि 4 मत रद्द कर दिए गए। निर्वाचित घोषित रानिल विक्रमसिंघे को तीनों सेनाध्यक्षों व स्पीकर की उपस्थिति में प्रधान न्यायाधीश
जयंत जयसूर्या ने 21 जुलाई को शपथ दिलाई। वह गोटबाया के शेष कार्यकाल अर्थात नवंबर 2024 तक राष्ट्रपति रहेंगे। नवनियुक्त राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने पूर्व में विदेश मंत्री व शिक्षा मंत्री रहे दिनेश गुणवर्धन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 17 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने की। इन सभी को 22 जुलाई को शपथ दिलाई गई। 22 जुलाई को ही सेना ने कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रपति भवन व अन्य सरकारी इमारतों को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति सचिवालय जैसे भवनों पर कब्जा कर लिया था, जिसके पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। पहले वह मालदीव पहुंचे, जहां से वे सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर से ही अपना त्यागपत्र 13 जुलाई को उन्होंने भेजा, जिसके पश्चात नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रिटेन के कंजरवेटिव पार्टी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्होंने जुलाई 2019 के सदस्यीय चुनाव के पश्चात 5 वर्ष के लिए सत्ता संभाली थी, इस पद पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। जून 2020 के पार्टी गेट विवाद में अपने एक सहयोगी क्रिस पिंचर के हाल ही के सेक्स स्कैंडल व अन्य विवादों के चलते उनकी अपनी ही पार्टी के सहयोगियों ने उनके विरुद्ध बगावत का झंडा उठा लिया था तथा जुलाई 2022 के पहले सप्ताह में उनकी कैबिनेट के अधिकांश मंत्री, संसदीय सचिवों व विदेशों में नियुक्त सरकार के प्रतिनिधियों ने उनके त्यागपत्र की मांग करते हुए अपने इन पदों से त्यागपत्र दे दिए थे। पार्टी में आंतरिक दबाव बढ़ने पर बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र अंततः 7 जुलाई को दे दिया था। नए नेता के चुनाव तथा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वह कार्य करते रहेंगे। नए नेता पद के लिए दावेदारी में भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक, जो प्रसिद्ध उद्यमी NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं, पूर्व विदेश मंत्री लिज ट्रस के नाम आगे चल रहे हैं। आइए देखते हैं पार्टी गेट विवाद क्या था। लॉकडाउन पार्टी, जिसके तहत कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के बावजूद 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर उनकी पत्नी कैरी द्वारा पार्टी के आयोजन के आरोप बोरिस जॉनसन पर 2020 में ही लगाए गए थे, जिसके संदर्भ में बोरिस जॉनसन के त्यागपत्र की मांग उस समय भी जोरों से उठी थी, जिस समय यह पार्टी आयोजित की गई थी। उस समय कोरोना लॉकडाउन के कारण कार्यक्रमों में 2 से अधिक लोगों को शामिल करने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय बोरिस जॉनसन किसी तरह सदन में विश्वास जीतने में कामयाब रहे थे, किंतु अब अपने एक सहयोगी सांसद क्रिस पिंचर, जिन पर नशे में यौन दुराचार व लोगों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, को इस वर्ष के प्रारंभ में महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी। इस मामले में माफ़ी मांगने के बावजूद प्रधानमंत्री जॉनसन को काफ़ी किरकिरी हुई। पार्टी में उनके विरुद्ध चली बगावत का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इन 2 दिन के भीतर 50 से अधिक मंत्री, सांसद व अन्य सहयोगियों ने श्री जॉनसन के कामकाज के प्रति असंतोष जताते हुए उनका साथ छोड़ दिया। कंजरवेटिव पार्टी के नए नेता, जो नए प्रधानमंत्री भी होंगे, के चुनाव के लिए प्रक्रिया यूके में शुरू हो चुकी है, जिसमें दावेदार हैं श्री ऋषि सुनक जी और लिज ट्रस। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो 3 चरण नॉमिनेशन, एलिमिनेशन व फाइनल वोटिंग में पूरी होती है। तो देखिए, यहाँ पे यह बताया गया है कि यूके में चुनाव प्रक्रिया, प्रधानमंत्री की चुनाव प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। तो यह 3 चरण यानी नॉमिनेशन, एलिमिनेशन व फाइनल वोटिंग में पूरी होती है। इसके लिए नॉमिनेशन के पश्चात जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उनमें से अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत पार्टी के सांसदों को देना होता है। इनमें सबसे कम मत पाने वाला रेस से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अगले दौर के मतदान में एक उम्मीदवार रेस से बाहर होता जाता है। अंत में जब 2 उम्मीदवार ही मुकाबले में रह जाते हैं, तो फाइनल राउंड की वोटिंग में केवल पार्टी के सांसद ही नहीं, पार्टी के लगभग
1.60 लाख कार्यकर्ता भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करते हैं। वर्तमान में जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह तक एलिमिनेशन राउंड की समाप्ति पर 6 उम्मीदवार कम वोट प्राप्त होने के कारण इस रेस से बाहर हो चुके थे तथा जो 2 उम्मीदवार फाइनल राउंड की वोटिंग के लिए बचे हैं उनमें से जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक तथा विदेश मंत्री लिज ट्रस हैं। नए प्रधानमंत्री पद के लिए अब इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। अंतिम परिणाम 5 सितंबर 2022 तक आने की संभावना है। हमारा अगला विषय है मंकी पॉक्स के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। जीका वायरस, इबोला व कोरोना वायरस के पश्चात अब मंकी पॉक्स समूचे विश्व के सामने एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। यह वायरस मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका के कई भागों में यद्यपि वर्षों से देखा जा रहा है, किंतु हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के बाहर भी तेजी से इसके प्रसार ने असाधारण हालत उत्पन्न कर दिए हैं, जिन्हें देखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी 23 जुलाई 2022 को घोषित किया है। इस सिलसिले में जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहनम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस मामले में संगठन की इमरजेंसी कमेटी में आम सहमति न बन पाने व विशेषज्ञ समिति में मतभेद होने के बावजूद एक टाई ब्रेकर के रूप में उन्हें कार्य करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में यूरोप के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, यहाँ तक कि भारत में भी फैलते हुए 70 से अधिक देशों में यह प्रसारित हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने का अर्थ इसके प्रकोप को असाधारण घटना स्वीकार किया जाना तथा यह मानना है कि अन्य देशों में भी यह रोग फैल सकता है। WHO की यह घोषणा इस रोग के उपचार की दिशा में समन्वित वैश्विक प्रक्रिया व इस दिशा में निवेश में तेजी ला सकती है। WHO की इस घोषणा ने इस रोग का टीका विकसित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। WHO ने इससे पूर्व कोविड-19, इबोला व जीका वायरस के लिए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी। मंकी पॉक्स वायरस के मामले की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यह पंक्तियां लिखे जाने तक भारत में भी इसके 4 मामले सामने आ चुके थे, 3 केरल में, 1 दिल्ली में। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा अगला विषय है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो आबे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह इनकी तस्वीर है। ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। 8 जुलाई 2022 को पश्चिमी जापान के नारा शहर में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह उच्च सदन के लिए होने वाले चुनाव के सिलसिले में एक चुनाव रैली में संबोधन कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान ही हमलावर पीछे से 2 गोलियां उन पर चलाई, जिससे खून से लथपथ शिंजो आबे को तत्काल ही हेलीकॉप्टर पर नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान लेसुआ यामागामी के रूप में हुई है। 41 वर्षीय यामागामी जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स में कार्य कर चुका है। हत्या के मामले में प्रारंभिक पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह नीतियों से खुश नहीं था। शिंजो आबे की अचानक हुई हत्या देश विदेश में शोक की लहर व्याप्त हो गई। सरकार में न होने के बावजूद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली नेता होने के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उन्हें प्रदान की गई थी। वह सितंबर 2006 से सितंबर 2007 के दौरान तथा दिसंबर 2012 से सितंबर 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारत का विश्वसनीय मित्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया। उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत में 9 जुलाई को घोषित किया गया। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध में परस्पर आबे यूपीए के शासनकाल 2014 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। भारत की 4 बार आधिकारिक यात्रा करने वाले एकमात्र जापानी प्रधानमंत्री थे। भारत प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन समझौता 2015 में संपन्न हुआ था, जिसके लिए $12 अरब का ऋण
0.1% की मामूली ब्याज पर भारत के लिए स्वीकृत किया गया था। चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में भी भारत के पक्ष धर रहे शिंजो अबे की अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भीषण भूकंप, सुनामी, मंदी व कोविड महामारी के दौरान उनकी आर्थिक नीतियों, जिन्हें आबेनॉमिक्स नाम दिया गया था, महत्वपूर्ण भूमिका अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में रही थी। भारत के साथ उनकी मैत्रीपूर्ण नीतियों के कारण 2021 में उन्हें दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी की है। 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को जकार्ता व पालेमबांग में हुआ था। तदनुरूप 19वें खेलों का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2022 को चीन में हांगझोउ के मूलतः प्रस्तावित था, किंतु कोरोना संक्रमण के कारण इसे स्थगित कर 6 मई 2022 को होना तय था। यह खेल अब 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के दौरान संपन्न कराने की घोषणा चीनी ओलंपिक समिति ने 19 जुलाई 2022 को की है। इन खेलों की प्रमुख स्पर्धाएं हांगझोउ में होंगी। नवंबर 2022 में G20 के 22वें शिखर सम्मेलन के पश्चात इस समय का 23वां शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2023 में भारत में संपन्न होगा। G20 का यह सम्मेलन हाल ही के दशकों में भारत की मेजबानी में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें विश्व के 20 प्रमुख देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ ही उनके विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आदि प्रमुख हस्तियों की भागीदारी रहती है। उस समय G20 की अध्यक्षता भारत के पास ही रहेगी। ऐसे में संबंधित देशों के शेरपा ही दूसरे भागीदारी देशों के शेरपाओं के साथ संपर्क में रहते हुए राजनीतिक, आर्थिक व अन्य वैश्विक एजेंडे पर बातचीत कर सहमतियां पहले ही बनाते हैं। इस प्रकार शेरपा ही एक किसी देश का अधिकृत प्रतिनिधि होता है, जो अन्य देशों के शेरपाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर समन्वय बैठाने का कार्य करता है। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में व्यापक एवं विस्तृत कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्व CEO श्री अमिताभ कांत को G20 संगठन के लिए भारत का पूर्णकालिक शेरपा जुलाई 2022 में नियुक्त किया है। इससे पूर्व यह दायित्व वाणिज्य, उद्योग व टेक्सटाइल व उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल के पास था। सरकार का मानना है कि राज्यसभा में सदन के नेता होने के साथ साथ वाणिज्य व अन्य मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे श्री पीयूष गोयल के पास G20 के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल होगा। वाणिज्य मंत्री होने के नाते ब्रिटेन व यूरोपीय संघ के साथ चल रही स्वतंत्र व्यापार वार्ताओं पर भी उन्हें ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे में G20 के लिए शेरपा का दायित्व पूर्णकालिक दायित्व के रूप में भी अमिताभ कांत को सौंपने का निर्णय सरकार ने किया है। वर्ष 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में बाली में होना है। इस शिखर सम्मेलन के पश्चात 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत को संभालनी है। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ। 4 देशों के नए समूह I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, USA, UAE पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से 14 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड और संयुक्त अरब अमीरात की ओर से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस समूह, जिसे पश्चिमी एशिया के क्वाड के रूप में देखा जा रहा है, की शिखर बैठक में वर्चुअली रूप से उपस्थित थे। नए समूह I2U2 की परिकल्पना पिछले वर्ष इन देशों के विदेश मंत्रियों की 18 अक्टूबर 2021 की बैठक में की गई थी। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, आधार संरचना एवं परिवहन से संबंधित मुद्दों के मामलों में सहयोग के लिए परिकल्पित इस समूह को पहले आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच नाम दिया गया था, जिसके पश्चात सहयोग के संभावित क्षेत्रों को लेकर इन देशों के बीच शेरपा स्तरीय वार्ताओं का सिलसिला जारी रहा। इसके परिणाम स्वरूप इनकी पहली शिखर बैठक का आयोजन 14 जुलाई को हुआ था।
I2U2 के तहत 6 क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा की पहचान पारस्परिक सहयोग एवं निवेश संवर्धन के लिए की गई थी। समूह की पहली ही शिखर बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समूह ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि पूंजी विशेषज्ञता व बाजार हमारे देश की सामूहिक शक्ति है तथा इसे गतिशील करके हम अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल, ऊर्जा, परिवर्तन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने में सहमत हुए हैं। I2U2 की दृष्टि और कार्यसूची को प्रगतिशील और व्यवहारिक बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें जलवायु संकट या बढ़ती खाद्य असुरक्षा शामिल है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर और अकारण हमले ने अस्थिर ऊर्जा बाजार को और भी बदतर बना दिया है। बाइडेन ने कहा कि अगले 3 वर्षों में यह समूह नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करने के लिए काम करने जा रहा है जिनमें हम निवेश कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए हुई चर्चा में भारत की भूमिका को बैठक में स्वीकार किया गया। खाद्य सुरक्षा के लिए लगभग $2 अरब के निवेश से फूड पार्कों की स्थापना भारत में की जाएगी। इनके लिए निवेश UAE द्वारा किया जाएगा तथा इनके लिए तकनीकी व अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इजरायल व अमेरिकी कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में फूड पार्कों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ साथ किसानों को इनसे जोड़ने पर फोकस करेगा। फूड पार्कों से अधिकतम पैदावार सुनिश्चित होगी तथा इससे दक्षिण एशिया व मध्य पूर्व में अनाज का संकट दूर होगा। यहाँ से मसाले, केला, प्याज और चावल के निर्यात में वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार प्याज, चावल के निर्यात पर ज़्यादा जोर होगा। फूड पार्क किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ भारत में खाद्य उत्पन्न बढ़ाने और खाड़ी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। सदस्य देशों के बीच खाद्य कारोबार की रुकावट को दूर करने का भी निर्णय शिखर बैठक में किया गया। एक अन्य निर्णय गुजरात में अक्षय सौर ऊर्जा यानी सौर एवं पवन से 300 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए हुआ। अमेरिका की ट्रेड व डेवलपमेंट एजेंसी $33 करोड़ लगभग 2.645 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। चारों देशों की ओर से जारी संयुक्त घोषणा पत्र में दोहराया गया कि इस समूह का उद्देश्य विश्व के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज की जीवटता को व उद्यमशीलता का उपयोग करना है ताकि जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में संयुक्त निवेश व नई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को भारत से चिकित्सकीय दवाइयों की 7वीं खेप की आपूर्ति। राजनयिक स्तर पर संबंध लगभग शून्य हो जाने के बावजूद अफगानिस्तान के लिए भारत की मानवीय सहायता का सिलसिला बरकरार है। इसी श्रृंखला में चिकित्सकीय सहायता की 7वीं खेप 30 जून 2022 को भारत ने भेजी है जिसमें 6 टन आवश्यक दवाएं शामिल हैं। भारत की ओर से अफगानिस्तान के लिए जारी मानवीय सहायता का हिस्सा है। इसे काबुल स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने की अपील के परिप्रेक्ष्य में भारत अब तक 7 खेप 20 टन दवाओं की आपूर्ति कर चुका है जिसमें जीवन रक्षक टीबी रोधी दवाएं, कोविड रोधी टीके की 5 लाख खुराकें शामिल हैं। दवाओं की खेप WHO और इंदिरा गांधी बाल अस्पताल काबुल को सौंपी गई है। अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत 35,000 मीट्रिक टन गेहूं की खाद्य सहायता पहले ही अफगानिस्तान को प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त हाल ही के दुखद भूकंप के समय भारत ने 2 राहत उड़ानों में लगभग 28 टन भूकंप राहत सहायता की आपूर्ति की थी। यह राहत सहायता संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय के कार्यालय UNOCHA, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, अफगानिस्तान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ जमीनी स्तर पर समन्वय बनाकर अफगानिस्तान को और चिकित्सकीय सहायता व गेहूं की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। हमारा अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग होने का रूस का इरादा।
रूस वर्ष 2024 में ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से अलग हो सकता है। इसका आशय कोई औपचारिक घोषणा रूस ने यद्यपि अभी नहीं की, तथापि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के नवनियुक्त प्रमुख यूरी बोरिसोव ने अपने ही देश के अंतरिक्ष एजेंसी तास को दिए एक इंटरव्यू में 24 जुलाई को इस आशय का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने भागीदारों के लिए सभी दायित्वों को पूरा करेंगे। ISS से अलग होने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि रूस अब अपना अलग ऑर्बिटल स्टेशन तैनात करना चाहता है। 24 फरवरी से जारी रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस को व्यापार एवं आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया है। वैसे रूस की ओर से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को कोई औपचारिक सूचना अभी तक नहीं दी गई है। पृथ्वी की कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ज्ञातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा व रूसी एजेंसी रोस्कोसमोस के अतिरिक्त जाक्सा, जापान, ESA, यूरोप, CSA कनाडा परियोजना के तहत पृथ्वी की लो ऑर्बिट में अंतरिक्ष स्टेशन की 1998 से की गई है, जो इस ऑर्बिट में सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्टेशन है। चीन द्वारा भी अपने अलग अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में की जा रही है।